जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों लास्ट टाइम जीडी की वैकेंसी कब आई थी 2022 में और इसका एग्जाम हुआ था जनवरी 2023 में। तो 12 जनवरी 2023 को जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि जीडी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी पढ़ाई का लेवल क्या है, आपको आगे किस लेवल की तैयारी करना है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी और जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं सभी क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर लगाने हैं। ठीक है, इससे आपको ये भी आकलन करना है कि आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पा रहे हैं। बाकी सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध पूर्णिमा जो कि गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाती है, इसको निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखो दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा को सिक्किम राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा मई यानी कि वैशाख की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और इसको सिक्किम राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध के बारे में कुछ फैक्टों की बात करें, इनका जन्म हमेशा पूछा जाता है लुम्बिनी जो कि कहाँ पर है, नेपाल में। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। इनने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में। और इनकी मृत्यु की जो घटना है इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट सभी को पता रहेंगे और होंगे, क्योंकि मतलब जब हम लोग तैयारी करते थे तो हम लोग तो बिल्कुल मुंह जबानी याद, गौतम जन्मे लुम्बिनी और बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में दय उपदेश और कुशीनगर में प्राण, इस टाइप से मुंह जबानी सारी चीजें हम लोग को याद रहती थी और आज भी ये याद हैं और आजीवन ये याद रहेंगी। एक बार फिर से सुन लो, गौतम जन्मे लुम्बिनी मतलब जन्म लुम्बिनी में, और बोध गया में ज्ञान मतलब ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, सारनाथ में दय उपदेश और कुशीनगर में प्राण। इस टाइप से आपको याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं हमेशा रिपीट होते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। तो वन की प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, मत्स्य पालन ये भी रिलेटेड है, बैंकिंग सेवाएं जी नहीं, बैंकिंग सेवाएं या फिर जो भी गवर्नमेंट सर्विस हैं वो थर्ड सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, डेयरी ये फर्स्ट सेक्टर से रिलेटेड है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने सी लगाया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम एक बार में कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, रॉ मटेरियल के तौर पर प्राप्त किया जाता है, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी हो गया और उत्खनन हो गया। ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, द्वितीयक क्षेत्र की, तो ये क्या होता है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है। जैसे क्या है? लोह और इस्पात उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, बिस्किट, केक, जितने भी उद्योग है ना वो सारे के सारे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन में मिलेगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आप कहेंगे द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। हम तृतीयक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं, जितनी भी सर्विस होती हैं, नौकरियां होती हैं, वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और इसको मतलब जितनी भी नौकरियां हैं वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसको
सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर कहा जाता है, जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, पर्यटन हो गया, ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 होती है? बताइए कौन सा वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 33 है? फटाफट से आंसर लगाइए। तो दोस्तों आर्सेनिक, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 33 होता है। हम आर्सेनिक के सिंबल की बात करें, इसका सिंबल क्या होता है? AS, और एटॉमिक नंबर होता है 33। और आर्सेनिक जो तत्व है इसके खोज करता है एग्जाम में यदि पूछा जाए कि खोज किसने करी थी, तो अल्बर्ट मैग्नस ने, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अल्बर्ट मैग्नस ने इसकी खोज करी थी। ठीक है। आयोडीन की बात करें, सिंबल होता है I और इसका एटॉमिक नंबर होता है 53। वेरियम की बात करें तो इसका सिंबल होता है Ba, क्या होता है? Ba, और एटॉमिक नंबर होता है 56। नियोन की बात करें तो Ne सिंबल होता है और एटॉमिक नंबर होता है 10। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर 4 क्वेश्चन की बात करें, टाइम जरूर लगेगा लेकिन इस टाइप से यदि आप पढ़ाई करेंगे ना तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप एग्जाम में अच्छा खेल के आएंगे, अच्छा स्कोर करके आएंगे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया? क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। कौन सा वो कर्तव्य है जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, बिल्कुल ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। देश की संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसका परिलक्षित करना, ये भी जोड़ा गया। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रखना, ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो डी ऑप्शन, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया और यही हमें बताना था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं ना, ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। और इसको कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। यहां से कई फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम सभी फैक्टों को एक बार में समझ लेते हैं। देखिए भैया, समझने की जरूरत है कि हमारा जो मूल संविधान था, क्या उसमें मूल कर्तव्यों का कोई प्रावधान था? बिल्कुल बिल्कुल नहीं था। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का या फिर मूल कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था। फिर क्या हुआ? भारतीय संविधान में स्वर्ण संघ समिति की सिफारिशों पर, किसकी सिफारिशों पर, किस समिति की सिफारिशों पर? स्वर्ण संघ समिति की सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 1976 में। और एक नया भाग जोड़ दिया जाता है, भाग 4 का। ठीक है। और इसको जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया जाता है। ठीक है। लेकिन अभी कितने मूल कर्तव्य हैं सर? तो अभी हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो ये 11वां मूल कर्तव्य कहाँ से आ गया? 11वां जो मूल कर्तव्य है ना, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया। ठीक है। और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का। याद रखना, अनुच्छेद 51 का कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन करके। ठीक है। और ये क्या है? तो ये 11वां मूल कर्तव्य है और इसके अनुसार जो अभिभावक होते हैं उनका ये कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को, अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इन फैक्टों में मुझे 1 नंबर दिख रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक बार फिर बोलता हूं, यदि आप इस प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो ये सारी ई बुक आप परचेस कर लीजिए। इन सारी ई बुक को मैंने और मेरी पूरी टीम ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद तैयार किया है। तो गारंटी से बोल सकता हूं यदि आप इन ई बुक से तैयारी करेंगे ना तो अच्छा स्कोर करके आएंगे। अब बताइए, लोकसभा का कार्यकाल यदि लोकसभा भंग ना हो, एक कंडीशन लगा दी कि लोकसभा का कार्यकाल यदि लोकसभा भंग ना हो तो पहली बैठक की नियत तिथि से कब तक का होता है? ये कंडीशन को मारो गोली।
यदि भंग नहीं होती है तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन तो वही पूछे जाते हैं लेकिन घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, अब यहां से हम फैक्टों की बात करें तो जो हमारी संसद है, ठीक है, जो हमारी संसद है इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 79 में। ठीक है, और कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी और संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। ठीक है, राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। एक होता है लोकसभा जो कि निचला सदन कहलाता है और दूसरा है राज्यसभा, ठीक है, जो कि ऊपरी सदन कहलाता है। ठीक है, तो संसद का उल्लेख कहां पर मिलेगा आपको? आर्टिकल 79 में मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा की। ठीक है, इसको निचला सदन कहा जाता है, इसका उल्लेख मिल जाएगा आर्टिकल 81 में। ठीक है, और राज्यसभा की यदि हम बात करें तो राज्यसभा का उल्लेख कहां पर मिल जाएगा? आर्टिकल 80 में मिल जाएगा। और लोकसभा का कार्यकाल मैंने बता दिया 5 वर्षों का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, हर 2 साल के बाद, हर 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसलिए जो राज्यसभा है ना वो स्थायी सदन कहलाता है। ये जो आर्टिकल मैंने 3 बताए हैं इनको हम कैसे याद रखेंगे? आपको एक शब्द याद रखना है, सरल। इन अनुच्छेद को याद करने की मैं आपको सरल ट्रिक बता रहा हूं। आपको लिखना है सरल और साथ से क्या हो जाएगा? हमारा संसद हो जाएगा। और आपको शुरू कर देना है 79 से। संसद का उल्लेख कहां है? आर्टिकल 79 में। रा से हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा का उल्लेख है आर्टिकल 80 में। ला से हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा का उल्लेख है आर्टिकल 81 में। तो 79, 80 और 81। ठीक है, बिल्कुल आसानी से याद हो गए और मतलब पूरी जिंदगी आपको ये याद रहेंगे यदि आप इस प्रकार से पढ़ेंगे। कुछ ना कुछ ट्रिक लगाने की जरूरत है क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि समुद्र है। ठीक है, और हमें याद करना है। अब आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें। स्टार्टअप इंडिया को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? स्टार्टअप इंडिया, ये क्वेश्चन पूछे गए थे, फटाफट से बताइए। स्टार्टअप इंडिया को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन शुरू कब किया गया था? अगली बार ये पूछ लेगा। तो 15 अगस्त 2015 को ये शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य की बात करें तो क्या है? स्टार्टअप को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना। एक और क्वेश्चन बन सकता है, मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है इसको किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको भी लॉन्च किया गया था। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जाम में बन सकता है तो याद रखो। अब गोफ नृत्य, नृत्य यानी कि डांस, और डांस से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कितने? 2 क्वेश्चन। तो मैं स्पेशल क्लास लेकर आने वाला हूं डांस के ऊपर। बताइए जो गोफ नृत्य है ना ये किस राज्य का लोक नृत्य है? फटाफट से आंसर लगाइए। गोवा का लोक नृत्य है गोफ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो 4 राज्य दिख रहे हैं इन 4 राज्यों के जो फेमस डांस है ना सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। गोवा का गोफ है जो कि अभी पूछा गया, तरंगमेल है, कोली है, देखनी, समाई और जागर, ये सारे डांस कहाँ के हैं? गोवा के। और उड़ीसा के छऊ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उड़ीसा में छऊ, चेती घोड़ा है, डंडा नाता है, कर्मा, ये सारे के सारे उड़ीसा के डांस हैं। बिहार में झुमरी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जाट जतिन ये भी फेमस है। वखो वखेन, विदेशिया और चकवा, अभी रिसेंटली बीपीएससी के एग्जाम में चकवा पूछा गया था। यूपी की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी और ख्याल, ये चारों याद रखना, चारों फेमस हैं। और यूपी वालों के लिए तो अभी यूपी पुलिस स्पेशल के लिए हमने क्लास शुरू कर दी है। ठीक है, तो यूपी पुलिस वाले अलग से चैनल को ज्वाइन करें और कंटिन्यू रोज चैनल को विजिट करके देखते रहें कि कौन सा टॉपिक अपलोड हो गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे, रिवीजन कैसे करेंगे? पीडीएफ की बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आपको ये पूरे वीडियो लेक्चर की पीडीएफ फ्री में दे दी जाएगी। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल आपको ज्वाइन करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, किस देश का संविधान
विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? कौन से देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? फटाफट से कितने बच्चे सही आंसर कर पा रहे हैं? अरे भैया, अपने देश का जो संविधान है ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो आप कहेंगे मोनाको देश का, ठीक है। छोटा की बात करें तो मोनाको देश का है। और सबसे पुराना लिखित संविधान ये भी पूछा जाएगा, सबसे पुराना लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। तीन बातें हैं, तीन बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। लू, जो लू लग जाती है ना, आपको बताना है किस ऋतु की विशेषता है लू। लू कब लगती है? लल्लू क्वेश्चन है। लू लगती है गर्मियों के दिन, यानी कि ग्रीष्म ऋतु की ये विशेषता है लू। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, मेरबेन का तेल किसे कहा जाता है? मेरबेन का तेल किसे कहा जाता है? फटाफट से आंसर कीजिए। तो दोस्तों, मेरबेन का तेल जो है ये नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन का यदि हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या होता है? C6H5NO2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। और जो मेरबेन का तेल या फिर नाइट्रोबेंजीन, इसका यूज कहां पर किया जाता है? तो जो परफ्यूम इंडस्ट्री होती हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। बहुत ही सुगंधित होता है ये मेरबेन का तेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? सभी को पता होगा कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन तो सरल है लेकिन हम बात करेंगे फैक्टों की, ठीक है। ये फैक्ट देखिए, पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 7। फिर क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो जाती है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? तो 31 अक्टूबर 2019 को। ये डेट दिमाग में सेट कर लो। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या यहां पर तो 9 हो गई। अब आगे क्या हुआ? फिर क्या हुआ? दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव बिल विधेयक लाया गया 2019 और इसके तहत यूटी दमन और दीव का विलय कर दिया जाता है यूटी दादर और नागर हवेली के साथ में, और एक नया यूटी बना दिया जाता है। नया यूटी का नाम क्या है? दादर व नागर हवेली और दमन और दीव, ठीक है, ये बना दिया गया। और इस नए केंद्र शासित प्रदेश को हम बात करें कि ये कब अस्तित्व में आया, तो ये 26 जनवरी 2020 को अस्तित्व में आया। दो डेटें याद रखना। तो 9 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटकर कितनी हो गई? 8, जो कि वर्तमान में है। राज्य मैंने बताए हैं 28। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इनमें राज्यपाल नहीं होते हैं। राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं या फिर प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ये बात भी आपको पता होगी। नेक्स्ट वन की हम बात करें, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बदले हैं। 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। तो चूंकि पिछले साल के थे, ठीक है, अभी मैंने नए साल के ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो वही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? ये क्वेश्चन मैंने रखा है, ठीक है, किस देश की टीम ने जीता? प्रीवियस ईयर के पेपर में एक नया क्वेश्चन था, वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, ठीक है। अभी फटाफट से आंसर लगाइए, किसने पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी ने, ठीक है। यदि हम फैक्टों की बात करें तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का जो फाइनल मुकाबला है ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ, जर्मनी और बेल्जियम के बीच में, और जर्मनी ने बेल्जियम को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। तो हम कह सकते हैं जर्मनी विजेता है, इसने गोल्ड मेडल जीता है। बेल्जियम और विजेता है, इसने सिल्वर मेडल जीता है। और तीसरा स्थान है नीदरलैंड का, इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आयोजन कहां पर किया गया था पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का? उड़ीसा में। कौन सा संस्करण खेला गया? 15वां संस्करण खेला गया है। अब बताओ, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु किस तारीख को हुई थी? फटाफट से आपको बताना है। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की शहादत हुई थी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जन्म कब हुआ था? तो 23 जुलाई
1916 को और मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में इनका जन्म हुआ था। और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ हुई थी और वहीं पर ये शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इलाहाबाद को जो अल्फ्रेड पार्क है ना, इस पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। ठीक है, तो यदि बदले गए नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सही करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? कौन क्रिकेटर नहीं है, एक एक करके देख लेते हैं। राहुल द्रविड़ क्रिकेटर हैं, जवागल श्रीनाथ ये भी क्रिकेटर हैं, साइना नेहवाल क्या ये क्रिकेटर हैं? बिल्कुल नहीं, ये क्रिकेटर नहीं है। ये क्रिकेटर नहीं है तो ये कौन है? ये प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? हेमिस पर्व, यदि आपने नेशनल पार्क पढ़े हो, ठीक है, तो आपने हेमिस नेशनल पार्क पढ़ा होगा। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा कि ये लद्दाख में है। तो जो हेमिस पर्व है ये भी कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये भी लद्दाख में ही मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किस क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? कहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा था? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वदेशी आंदोलन की। तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता से शुरू हुआ। ठीक है, और अपने देश की वस्तुओं को अपनाने और विदेशी देशों की वस्तुओं का बहिष्कार करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। एक्चुअल में ये जो आंदोलन है ये बंगाल विभाजन के फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर पड़ा? बंगाल में ही इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए मिला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका आकृति का कौन सा युग्म सही है? कोशिका आकृति का कौन सा युग्म सही है? जो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी होती हैं ये गोलाकार आकृति की होती हैं, बिल्कुल ये तो सही है। और जो पेशीय कोशिकाएं होती हैं ये धुरी के आकार की होती हैं, तो ये भी सही है। मतलब जो डी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। फटाफट से बताइए किन को ये 3 अवार्ड मिले हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा शोभना नारायण को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शोभना नारायण ये फेमस पर्सनालिटी हैं। कौन है? तो ये प्रसिद्ध भारतीय कथक डांसर हैं। कौन? ये कथक डांसर हैं। कौन है? कथक डांसर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, हमारे ब्रेन का वह पार्ट जो इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करता है वो कहलाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, मतलब हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, शरीर में दर्द और सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई? ये क्वेश्चन भी मैंने मन से लिया है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो भारत के बाहर की बात हो रही है। भारत के बाहर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई है यूएसए यानी कि अमेरिका में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे फैक्टों की बात करें तो भारत के बाहर अम्बेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा यूएसए के वॉशिंगटन डीसी के उपनगर मैरीलैंड में स्थापित करी गई है। और ये जो प्रतिमा है ये अमेरिका में बाबा साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा तो है ही, इसके अलावा ये भारत के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी हाइट है 19 फीट और यूएसए में इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। और इस प्रतिमा के मूर्तिकार यदि पूछे जाएं तो राम सुतार इस प्रतिमा के मूर्तिकार हैं। ये राम सुतार वही हैं जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अब आप बताओ कि आपने कितना स्कोर किया है। अपना स्कोर बताइए सबसे पहले तो कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। यदि आपने 17 से 18 क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं फिर तो ठीक है, आपके जीके का लेवल लगभग ठीक है। ठीक है, लेकिन यदि आपने
15 से कम क्वेश्चन के आंसर दिए हैं तो आपको जीके पढ़ने की जरूरत है। जितने भी वीडियो आ रहे हैं सभी को आप एज अ टेस्ट लगाइए और जीके जीएस की स्पेशल जो मैराथन प्लेलिस्ट हमने बनाई है, सारे सब्जेक्ट की मैराथन आपको मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, या फिर आपको क्या करना है, कम समय है चूंकि, तो स्टैटिक जीके की जो ई बुक है ये हमने इस टाइप से डिजाइन करी है। 5100 क्वेश्चन है कि आप कम समय में पूरा जीएस कंप्लीट कर सकें और वही जीएस जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस करना चाहते हैं, डिटेल में इस ई बुक में सारा कंटेंट मिलेगा। साइंस की ई बुक है, इसको भी आप परचेस कर लीजिए। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपको छोड़कर जा रहा हूं, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इसी वीडियो से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? बताइए, गोफ डांस किस राज्य का डांस है? 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा, मैंने क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करी है तो वीडियो अच्छा लगना स्वाभाविक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जो कि एसएससी जीडी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले, आप ही हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और यूपी पुलिस एसएससी जीडी दोनों के लिए कंटिन्यू वीडियो हम बना रहे हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट जरूर कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 4 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार वालों का, माता पिता, भाई बहन का, सबका खूब ख्याल रखिए। अपने सेहत का ख्याल रखिए, एग्जाम नज़दीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।